अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। दो सवाल होमवर्क दिए थे, इनमें आसान ही थे वैसे, फिर भी मैं बता देता हूँ जो पॉसिबल मसले हो सकते हैं। क्वेश्चन 1 में एक तो थोड़ी डिफरेंट चीज़ ये थी कि ओवर टाइम दो अलग अलग तरह के थे। जो पहले 5 घंटे थे ओवर टाइम में से वो बेसिक प्लस 40 पे थे, और जो उसके ऊपर थे वो बेसिक प्लस 60 पे थे। तो आप ओवर टाइम प्रीमियम दो अलग अलग हिस्सों में निकालना था। खैर कैलकुलेट हो गया होगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, इसमें एक टेक्निकल कॉन्सेप्चुअल बात ये है कि अगर एक वर्कर है जिसने 20 घंटे में 50 यूनिट बनाए, ऐसी कुछ कर रहा हूँ मैं, और 5 घंटे उसने इनडायरेक्ट काम किया। इनडायरेक्ट काम से मुराद ये है कि कुछ वर्कर्स थे जो प्रोडक्शन भी कर रहे होते थे और वो फिर बाकी ऑफिस के कामों में भी इस्तेमाल हो जाते थे, लोग कम थे। तो एक वर्कर ने 25 घंटे काम किया। इस 25 घंटे में से 20 घंटे उसने प्रोडक्शन की है और 5 घंटे वो बाकी कामों में, सुपरवाइजरी कामों में हो सकता है, उसका मशीनें ठीक करा रहे हैं, उनसे वर्कर है, मशीनें भी ठीक करा रहे हो सकता है। तो इन 25 घंटों में जो उन्होंने काम किया है, टाइम के जब पैसे मिलेंगे, टाइम के पैसे होते हैं बेसिक वेजेस और ओवर टाइम, ये टाइम के पैसे होते हैं। तो जो मिलेंगे ना बेसिक वेजेस और ओवर टाइम, वो तो 25 घंटे के मिलेंगे। बेसिक वेजेस भी इसी की मिलेंगी और ओवर टाइम भी इसी के हिसाब से मिलेगा क्योंकि काम उसने टाइम 25 घंटे का किया है। लेकिन जो बोनस है उसका ताल्लुक होता है उसकी प्रोडक्शन से, कि उसने जो प्रोडक्शन की उसमें उसने कितनी एफिशिएंसी दिखाई। उसने 50 यूनिट्स बनाए हैं। अगर स्टैंडर्ड के मुताबिक, ऐसे खुद ही फिगर ज्यूम कर रहा हूं, अगर स्टैंडर्ड के मुताबिक ये होता कि 50 यूनिट जो उसने बना दिए हैं, 50 यूनिट बनाने के लिए 22 घंटे लगने चाहिए थे। स्टैंडर्ड के मुताबिक 50 यूनिट बनाने के लिए 22 घंटे लगने चाहिए थे। सारी फिगर्स मैंने खुद ज्यूम किए, सवाल से नहीं उठाई हैं। तो इस 22 घंटे का काम उसने 20 घंटे में किया है या 22 घंटे का काम उसने 25 घंटे में किया है? जो प्रोडक्शन उसने की है 50 यूनिट्स, वो 50 यूनिट्स 20 घंटे में 22 घंटे में बनने चाहिए थे, उसने 20 घंटे में बना लिए। तो हम बोनस कैलकुलेट कर रहे हैं, उसने 22 घंटे का काम 20 घंटे में किया या 22 घंटे का काम 25 घंटे में किया? 20 घंटे में किया है। 5 घंटे तो वो मेंटेनेंस कर रहा था, मशीनों की सफाई कर रहा था। जब हमने बोनस कैलकुलेट करना है तो बोनस कैलकुलेशन में उसके सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स लेने हैं। तो इसलिए जब बोनस कैलकुलेट करना था तो सिर्फ इस 20 और 22 का मुकाबला करना था, फिर ये इनडायरेक्ट वर्क निकाल देना था। जैसे जो एल लेबर है, इसके 60 में से 20 निकाल के 40 घंटे प्रोडक्टिव है, इन पे बोनस कैलकुलेशन होगी। एम के 65 में से 10 ये निकाल दे, 55 घंटे प्रोडक्टिव है। एन के 70 में से 5 ये निकाल दें, बाकी 65 घंटे प्रोडक्टिव। तो ये इसमें टेक्निकल पॉइंट था। तो उसमें लॉजिकल बात है कि अगर एक बंदा काम ही सिर्फ 20 घंटे कर रहा है प्रोडक्टिव, तो उसका मुकाबला कि उसने अच्छा काम किया बुरा काम किया वो इन्हीं घंटों के हिसाब से होना चाहिए ना। जिन घंटों में उसने प्रोडक्शन ही नहीं की उन घंटों को फिर इसमें काउंट नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने किसी स्टूडेंट को सवाल दिया कि ये सवाल सॉल्व करना है तुमने 15 मिनट के अंदर। अब वो स्टूडेंट ने वो सवाल 12 मिनट के अंदर सही सॉल्व कर दिया, लेकिन मैं बाहर किसी काम से चला गया, जब वापस आया तो मैं वापस 2 घंटे बाद आया। अब मैं वापस आके स्टूडेंट काम चेक करूं, 2 घंटे लगा दिए तुमने सवाल करने में, मैंने तुम्हें 15 मिनट लगा था। अब वो कह सर मैंने 12 मिनट में किया, आप खुद 2 घंटे बाद आके देख रहे, तो मैंने तो बाकी सवा 2 पौने 2 घंटे तो नहीं इसमें लगाए। तो जितनी देर काम किया है उसी पे परफॉर्मेंस जज होनी चाहिए। तो इसलिए जिस घंटों में प्रोडक्शन की थी उनका ताल्लुक बोनस से। क्वेश्चन नंबर 2 दिया था। अच्छा, अगर होमवर्क नहीं किया तो लेक्चर बंद करें, होमवर्क करें जाके। क्वेश्चन 2 के अंदर एक ही छोटी सी साइंस थी, वो ये था, वो भी अगर अंग्रेजी ध्यान से पढ़ लें तो वो भी मसला हल हो जाएगा। ये जो स्लैब्स, इनमें से कमीशन का रेट चुनना है, बोनस का रेट चुनना है। ये आपने जो पहले बजटिंग का सवाल किया उनमें भी एक दो सवालों में ये था। एक अभी स्प्रिंग 20 में था और एक ये स्प्रिंग 20 जिसकी कॉपी था वो भी सवाल हमने किया हुआ। हाँ, रिक्वायरमेंट के पॉइंट 2 में मुश्किल हो सकती है, वो बताता हूँ। पॉइंट 1 में मुश्किल नहीं है। जिनको मुश्किल आ रही है उन्होंने इसमें ध्यान से देखा नहीं है। ये जो स्लैब्स दिए हुए हैं ना, स्लैब्स इन स्लैब्स के लिए लिखा हुआ ऊपर बोल्ड करके कि आपने टाइम सेव्ड टू टाइम अलाउड, ये परसेंटेज निकालनी है। टाइम सेव टू टाइम अलाउड यानी टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, कि हर वर्कर को जो टाइम अलाउड था और जो उसने टाइम सेव किया, यानी हर वर्कर को अगर 50 घंटे अलाउड थे तो इंजीनियर ए ने 41 घंटे में काम कर लिया, कितने घंटे बचा लिए? 9, तो 9 डिवाइडेड बाय 50। इसी तरह इंजीनियर बी ने 36 घंटे में काम किया, 14 घंटे बचा लिया, 14 डिवाइडेड बाय 50। तो इस तरह से ये रेशो निकाल के इन तीनों में से जिसमें फॉल करना था वो वाला बोनस उससे लगना था। ठीक है, ये इसमें एक पॉइंट था। दूसरा है रिक्वायरमेंट नंबर 2। रिक्वायरमेंट नंबर 2 की वर्डिंग देखते हैं। कंपनी ने अपने कस्टमर को 4 मशीनें इंस्टॉल करके देनी है। कंपनी अपने कस्टमर से इस पूरे काम का जो रेवेन्यू चार्ज करेगी, जो उसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगी, वो सवाल में बताई नहीं हुई है। पता नहीं क्या प्राइस है, पता नहीं। इस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बदले उसने अपने इंजीनियर्स को कहा कि तुम ये मशीनें पूरी कर दो, इंस्टॉलेशन 50 घंटे का काम है और तुम्हें 50 घंटे के पैसे मिल जाएंगे। तो सादी सी बात, कंपनी ने इन चारों मशीनों को इंस्टॉल करने के कोई पैसे एग्री किए होंगे जो सवाल में बताए नहीं, जरूरत भी नहीं थी वो, और उसके अगेंस्ट अपने इंजीनियर्स को ये कहा था कि 50 घंटे के अंदर एक मशीन इंस्टॉल होनी चाहिए, तुम्हें 50 घंटे के पैसे मिलेंगे। अगर इंजीनियर को 50 घंटे के पैसे मिलने हैं तो वो कम टाइम लगा के क्या करेगा? तो क्या इनाम मिल जाएगा कम टाइम लगा के? अगर कोई काम करने के 50 घंटे मिले हैं और 50 घंटे के इसको पैसे मिलने हैं तो जल्दी करने की कोशिश क्यों करेगा? हाँ, हो सकता है कि चलो मैं फारिग होकर घर चला जाऊंगा, लेकिन पैसों के एतबार से तो उसको फायदा नहीं है। तो कंपनी ने क्लाइंट से जितने इन 4 मशीनों के पैसे लिए थे, पता नहीं कितने, और इंजीनियर से तय किया था कि तुम्हें 50 घंटों के पैसे मिलेंगे। इट इज द पॉलिसी ऑफ कंपनी टू पे इट्स इंजीनियर द मिनिमम अमाउंट द कंपनी पेज इज बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड आवर्स, यानी 50 घंटे। लेकिन अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा हुआ। एक्स्ट्रा ये हुआ कि क्लाइंट ने एग्री किया कि हम आपको 150 रुपए पर आवर सेव्ड देंगे कंपनी को, अगर आपने जल्दी काम खत्म कर लिया। ये इस टेबल से ऊपर लिखा हुआ है, इन एडिशन टू द एग्रीमेंट अमाउंट, एग्रीड अमाउंट कितनी है पता नहीं, जितनी भी है, द कस्टमर हैज एग्रीड टू पे द कंपनी। अब ये कंपनी की बात हो रही है, 150 पर फॉर एवरी आवर सेव्ड। तो जब कंपनी को टाइम बचने का एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा तो रिक्वायरमेंट 2 की वर्डिंग क्या है? एडिशनल रेवेन्यू। एडिशनल, तो एडिशनल रेवेन्यू में ये बेसिक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है या वो बोनस है 150 वाला? एडिशनल के अंदर वो बोनस है। तो कंपनी को मिलेगा बोनस कितना? 150 रुपए इंटू जितने आवर्स उसने सेव किए होंगे। पूछा है नेट एडिशनल रेवेन्यू। नेट एडिशनल रेवेन्यू का मतलब है कि कंपनी को ये बोनस कमाने के लिए क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो वर्कर्स को बोनस देना पड़ेगा। ये है नेट।
नेट एडिशनल, जितना कंपनी ने खुद कमाना है एक्स्ट्रा और वो एक्स्ट्रा कमाने के लिए जो बोनस देना है, ये है नेट एडिशनल रेवेन्यू। तो जितना बोनस कंपनी को मिलना था माइनस जितना बोनस उसने अपने एम्प्लॉइज को देना था। ये भी फायदा पहले वाला किधर? नहीं ये रीफिल होकर भी फारिग हो जाएंगे। ये ना इसकी जो निब होती है ना वो कोकी हो जाती है, रिंग भरते रहे वो आगे नहीं ट्रांसफर करता। जी क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 डन। और इंडिविजुअल बोनस प्लान भी काफी है। 2 सवाल उस दिन क्लास में कर लिए थे, 2 आपने होमवर्क कर लिए, बहुत है। स्क्रैप वाली मान करती पता नहीं, होती होगी, हो सकता। चलें ग्रुप बोनस करते हैं। ग्रुप बोनस ग्रुप बोनस में क्या होगा? ग्रुप बोनस में ये होगा कि पूरी टीम को हमने ऑफर की होगी कि आप अच्छा काम कर लें। अगर टीम की परफॉर्मेंस, जिस तरह मैंने इसकी मिसाल पहले दी थी, जिस तरह मैंने वो मैन ऑफ द मैच होता है, जिस तरह वो इंडिविजुअल का होता है और पूरी टीम के जीतने पे जो नाम है वो पूरी टीम की परफॉर्मेंस पे है। अब उसमें वो खिलाड़ी भी होगा जिसने पूरी सीरीज में मैच नहीं खेला होगा, वो खिलाड़ी भी होगा जो पूरी सीरीज में आउट होता रहा होगा, उमर अकमल भी हो सकता है सीरीज के अंदर। तो जब टीम को इनाम मिलेगा तो फिर सब लोगों को इनाम मिलेगा। इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंडिविजुअल बोनस प्लान किया है, सब वैसे ही है, सेम कैलकुलेशन। बस इसमें एक चीज का ख्याल रखना है, एहतियात रखनी है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि सारी कैलकुलेशन आपने टीम की करनी है, टोटल टीम आवर्स और प्रोडक्शन, क्योंकि हम टीम का बोनस निकाल रहे हैं ना। पहले हम क्या करते थे कि एक इंडिविजुअल की बात होती थी, कितनी प्रोडक्ट होती थी ना समीर। पहले हम क्या करते थे कि हम टीम की एक इंडिविजुअल की निकालते थे बोनस की वर्किंग, कि एक इंडिविजुअल ने इतने घंटे काम किया, इतने यूनिट्स बनाए, तो इतना बोनस बनता है। अब हम टीम की बात करें, टीम पूरी टीम एज अ सिंगल यूनिट, तो फिर हम कहेंगे कि पूरी टीम ने इतने यूनिट्स बनाए और पूरी टीम ने मिला के इतने घंटे लगाए। तो हमने जो कैलकुलेशन करनी है वो टीम आवर्स के ऊपर कैलकुलेशन करनी है, इंडिविजुअल के ऊपर नहीं। ग्रुप का कर लेते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लें, मैं कर देता हूं बोर्ड पे। क्वेश्चन 3 पढ़ लें, मैं बोर्ड पे करता हूं। हाँ जी पढ़िए। अच्छा अब इसमें देखिए इंट्रोड्यूस्ड 100% प्लान, तो इसका इसकी क्या मतलब बताया था कि इंट्रोड्यूस्ड 100% बोनस प्लान, टाइम सेव्ड का बेसिक वेजेस पूरा का पूरा रेट 100% टाइम, जैसे 80% प्लान होता तो बेसिक वेजेस का 80% उस टाइम सेव के लिए देते, तो 100% प्लान का मतलब है कि पूरा पूरा बेसिक वेज रेट वाला ही देंगे। और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आर 50 बॉटल्स है, तो कभी सवाल में टाइम पर यूनिट दिया होता है, कभी यूनिट्स पर टाइम दे देते हैं, बस का ख्याल रखिएगा। मैंने जो 2 सवाल परसों क्लास में कराए थे या जिस तरह अभी क्वेश्चन 1 भी होमवर्क था, किसी में स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट दिया हुआ था कि एक यूनिट इतनी देर में बनना चाहिए, और किसी में स्टैंडर्ड यूनिट्स पर आर दिए हुए थे कि 1 घंटे में इतने यूनिट्स बनने चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आपने मल्टीप्लाई डिवाइड ध्यान से करना। तो यहाँ पर आपको कहा हुआ है कि 1 घंटे में 50 बॉटल बननी चाहिए, और एक वर्कर की बात हो रही है। एक वर्कर पहले 5 दिन 8 घंटे पर डे काम करेगा और सैटरडे वाले दिन 5 घंटे। ये पहले भी एक सवाल इस तरह का किया था लास्ट क्लास में कि 5 दिन 8 घंटे थे और जो हफ्ते का दिन था वो 5 घंटे वाला था। 20 लोग हैं। अब ये पूरी टीम की बात हो रही है, पूरी टीम में 20 लोग हैं जिनके लिए ये प्लान मौजूद है और प्रोडक्शन दी हुई है जो कि एज अंडर है। अच्छा इसमें भी आप को उम्मीद तो नहीं है कि परेशान किया होगा। ये जो प्रोडक्शन लिखी हुई है
ये पर बंदे की प्रोडक्शन बताई हुई है या टोटल टीम की प्रोडक्शन, यानी सबने मिलकर इतने यूनिट बनाए या एक बंदे ने इतने बनाए? कैसे? एक हफ्ते में है लेकिन एक एक दिन की प्रोडक्शन दी हुई है, ये सिर्फ मंडे में 8700 बने। ये पूरी टीम की प्रोडक्शन है, क्योंकि देखें एक बंदे ने एक घंटे में, अगर आम इंसान का बच्चा हो तो एक घंटे में से 50 बोतल बनानी है, 8 घंटे में उसको कितनी बोतल बनानी चाहिए? 400 बना देगा। अगर इंसान का बच्चा है तो 400 बना, चलो जिनका बच्चा भी है तो 400 की बजाय 500 600 बना देगा, मतलब 8700 बोतल फ्री दिन में बना देगा। तो किसका बच्चा है वो? तो इसलिए ये एक बंदे की नहीं, पूरी टीम की प्रोडक्शन दी हुई है। समीर सवाल करते हैं। तो इसमें हमने और रिक्वायरमेंट पे अगर गौर करें तो ये वही रिक्वायरमेंट है जो मैंने कल वाली क्लास में भी किए थे कि डेली बेसिस पे वर्कर कहते हैं डेली बेसिस पे करो, और कंपनी चाहती है कि वीकली बेसिस पे हो, और इन दोनों का आंसर फर्क आएगा, हमने देखा था फर्क आया था। तो पूछा ये है कि कंपनी के मुताबिक जो होना चाहिए यानी वीकली बेसिस पे, और जो वर्कर जिद कर रहे हैं कि नहीं डेली बेसिस पे होना चाहिए, तो इन दोनों के ऊपर कैलकुलेशन कर दें, लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकाल दें दोनों ऑप्शंस के ऊपर, और जो डिफरेंस है तो रीजन भी बता दें। तो सिंपल सा बोनस का सवाल है, बस सिर्फ इंडिविजुअल की जगह ग्रुप है। पार्ट ए कर रहा हूं, पार्ट ए तो खैर क्या है, मैं पहले कर रहा हूं वीकली बेसिस पे, वीकली बेसिस वाला कर रहा हूं। ओवर टाइम तो नहीं है सवाल में कहीं, ओवर टाइम का कैसे पता चलेगा कि है कि नहीं? अरे ओवर टाइम होगा तो बताया होगा यार, कुछ है ही नहीं, कुछ बताया नहीं है, किसी का ओवर टाइम का क्या रेट है, तो फिर ओवर टाइम होगा तो बताया होगा। बेसिक वेजेस है, बेसिक वेजेस का रेट क्या है? 150 रुपए, 200 रुपए, कितना? 150 रुपए। और पूरे वीक में पूरी टीम के आज कितने टोटल, ये इधर मकड़ी बना के निकाल देता हूँ। 8 घंटे हैं एक दिन के, मंडे से फ्राइडे। 5 घंटे हैं सिर्फ सैटरडे को, एक बंदा 900। हफ्ते में इस टीम ने 900 घंटे काम किया है, तो 900 घंटों के पैसे जाएंगे कितने? 1,35,000। बोनस निकालता हूँ, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितनी है? टोटल यूनिट्स गिने, टोटल हर दिन की प्रोडक्शन दी हुई है ना, टोटल यूनिट्स का देखें कितना है मुझे, जो टेबल दिया हुआ है उसमें डेली प्रोडक्शन है, तो टोटल प्रोडक्शन बता दें मुझे। चालीस 800 यूनिट्स, इनके लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे? स्टैंडर्ड क्या है? यानी 50 यूनिट्स पर 50 यूनिट्स पर आवर स्टैंडर्ड है, तो इनटू 50 डिवाइड बाय 50, 50 यूनिट्स पर आवर इनटू 50 डिवाइडेड बाय 50, 50 यूनिट्स पर आवर। ये 50 यूनिट्स हैं, आप इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं, ये 50 क्या है? यूनिट्स, ये क्या है? तो मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड करेंगे। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 50 यूनिट्स पर आवर है, 50 यूनिट्स पर आवर, तो 50 यूनिट्स है 40 800 यूनिट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट्स क्या हो जाएगा, डिवाइड करना, कितने आवर्स? 936, जबकि एक्चुअली इस पूरी टीम ने कितने आवर्स लगाए? 900, तो इस टीम ने 36 आवर्स बचा दिए, तो बोनस हो जाएगा 150 रुपए। 100% प्लान है तो 150 रुपए इंटू 36, 100% प्लान है इसलिए 150 रुपए, 5400, 140। और पूछा क्या है? लेबर कॉस्ट पर आर यूनिट, पर यूनिट, तो हमें 1,40,000 40,800 करें, रोके डाले बटन। आसान है मुश्किल है? ये आसान है, ये लेबर कैलकुलेशन ऐसी है। पार्ट बी, पार्ट बी के लिए ये कैलकुलेशन, ये जो सामने की भी है, ये हम डेली बेसिस पे कर लेते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स, और पेपर मार्कर को बता देते हैं कि आउटपुट जो भी है हर दिन की डिवाइडेड बाय 50, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, एक्चुअल आवर्स हैं ना 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 एक दिन के 160। अब देखें एक दिन की बात हो रही है, एक दिन में एक बंदा 8 घंटे काम करता है, तो 20 लोग मिलके 160 घंटे हो गए, तो 160 160 160 160 और 100, ये हर दिन की पूरी पूरी टीम की वर्किंग आ गई, और जितनी प्रोडक्शन हर दिन की दी हुई है डिवाइडेड बाय 50 कर लें तो स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा 174 147
195 तो टाइम सेव्ड 2 दिन में है, इधर है 14, इधर कोई नहीं है, इधर है 35, इधर है 19, 3 दिन में है, 3 दिन में नहीं है। टोटल आ जाएगा 14, 15, 35 और 19, 68 आवर्स। ये डेली बेसिस पे हो गया। और जब इसकी फिगर यहाँ पुट करेंगे, वही रहिएगा समीर। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिएगा, अभी आ जाए। बेसिक वेजेस तो वही है 135,000 और बोनस हो जाएगा 150 रुपये इंटू 68, 10,200 और लेबर कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगी ये 45,200 डिवाइडेड बाई 46,800, 3.1। उधर इधर इधर हाँ जी डन आसान है। अच्छा मुझे वो राइज दिखाना बुक। अच्छा वो एक सवाल तो ग्रुप बोनस का हो गया। एक आपने ना होमवर्क करना है, होमवर्क आपने करना है क्वेश्चन नंबर 4, या आपने होमवर्क करना है और एक सवाल में और करवा देता हूँ, फिर ये वेजेस कैलकुलेशन बहुत है। अच्छा एक रेशो का फार्मूला है, रेशोज हैं कुछ लेबर के हवाले से रेशोज हैं, जिनमें से एक रेशो है लेबर एफिशिएंसी रेशो। ये वाली रेसिपी करवाता हूँ, लेबर एफिशिएंसी रेशो। इसके बारे में एक बात ये सुन लें कि एक है वर्ड लेबर एफिशिएंसी, जनरली लेबर एफिशिएंसी, लेबर एफिशिएंसी के लेबर कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। पिछले बजट के सालों में भी और वेरिएंस में भी एक टर्म हमने देखी थी कि लेबर की एफिशिएंसी इंप्रूव कर गई, 10% बढ़ गई, 15% बढ़ गई। तब मैंने आपको बताया था, बजट कराते हुए बताया था कि अगर लेबर की एफिशिएंसी बढ़ने को कहा जा रहा है 10%, 15%, 20%, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब ये हो सकता है कि जो उसने प्रोडक्शन करनी थी पहले भी, एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब है अब वो ज्यादा प्रोडक्शन कर देगा। दूसरा मतलब ये बताया था कि अगर हम पर यूनिट टाइम की बात कर रहे होंगे तो जितना टाइम उसने पहले लगाना था अब उससे टाइम कम लगाएंगे। ये मैंने बजट कराते हुए बताया था। एक सवाल में फिर हमने प्रोडक्शन बढ़ाई थी और बाकी एक दो सवालों में हमने टाइम रिड्यूस किया था। ये है एफिशिएंसी बढ़ गई, एक जनरल टर्म। अब मैं बताने लगा हूं लेबर एफिशिएंसी रेशो, ये बड़ी स्पेसिफिक रेशो है। ये इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम, यानी हमने जितना टाइम एक्चुअली एक यूनिट बनाने में लगाया और जितना लगना चाहिए था, ये जो परसेंटेज निकलेगी ये लेबर एफिशिएंसी रेशो कहलाती। एक दो और भी फार्मूले हैं, लेकिन पहले ना फार्मूले रेशोज भी कुछ टेस्ट होती थी। पहले मैंने बताया था चैप्टर के शुरू में भी कि इस चैप्टर में टेस्टिंग पहले वेजेस कैलकुलेशन ही की थी, बस डबल एंट्रीज वेजेस कैलकुलेशन, उसके अंदर बोनस भी डिटेल थी, ओवर टाइम। अब जब ये सिलेबस से निकल गया था और 2017 में दोबारा आया तो अब इतना ज्यादा फोकस बोनस कैलकुलेशन वगैरह पे नहीं है, ज्यादा फोकस लर्निंग कर पे। थोड़ी सी डिस्कशन आप आईटी की बुक भी देखेंगे ना, थोड़ी सी डिस्कशन है, सवाल भी कोई नहीं है खास, लर्निंग कर है। तो अब रेशोज एक बता दी मैंने, इसके अलावा एक दो और हैं, आप लिख देता हूं आपको। एक कहलाती है लेबर कैपेसिटी रेशो, लेकिन ये इखलाकन एहतियातन बता रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि अब ये इतनी डिटेल टेस्टिंग होनी चाहिए। बहरहाल ये तो बताइए रेशो, ये दो आपको एहतियातन और रेशोज बता रहा हूं। कैपेसिटी रेशो ये होती है कि लेबर की टोटल कैपेसिटी, एक्चुअली जो इस साल लेबर ने काम किया कितनी कैपेसिटी इस्तेमाल हुई। इसका फार्मूला होता है कि जितना उसने एक्चुअल आवर्स लगाए, एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड कैपेसिटी, बजटेड आवर्स, कैपेसिटी कह लें आवर्स कह लें, यानी टोटल हमने साल में बजट का किया था कि इस साल 1 लाख आवर्स हम लेबर से काम लेंगे, एक्चुअली कितने आवर्स काम लिया। ये है लेबर की कैपेसिटी रेशो। और एक और फार्मूला होता है, उसको लेबर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी सॉरी, लेबर प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो। ये रेशोज में आपको एहतियातन बता रहा हूं। इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स, ये वही जो वेरिएंस में निकाला करते थे ना, स्टैंडर्ड आवर्स, या अभी बोनस कैलकुलेशन के लिए जो निकाल रहे थे, ये वही है, डिवाइडेड बाय यही बजटेड।
ये रेशियो है, फार्मूला याद रखिएगा। चलिए अब एक सवाल कराता हूं आपको। ये सवाल पास पेपर का है और इसकी वर्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी, मैंने इसकी वर्डिंग थोड़ी सी चेंज की है और ये वो जो आपको क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल दी है ना उसमें डाला हुआ ये सवाल। ये सवाल कर लेते हैं। एक सवाल ये कर रहा हूं मैं क्लास में और फिर बहुत है ग्रुप बोनस प्लान, और एक आपको होमवर्क दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर जो मैंने सवाल दिए हुए उनमें क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लें। वीडियो पॉज करके पढ़ लें, मैं तो सवाल करने लगा। समझिए रेशियो हो गई थी ना ये। कंपनी इस वक्त पर मंथ 40,000 फुटबॉल बनाती है और अभी इस वक्त के जो हालात हैं 250 लोग हैं, एक महीने में 200 घंटे काम होता है। और अच्छा जो स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स है वही जो मैंने वो किया था ना जब ओवर टाइम बता रहा था, तो उसमें था कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने हैं, इससे जो ऊपर है ओवर टाइम है, तो ये उस लिहाज से बात की है स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर मंथ कि एक महीने में नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने हैं, जो इससे ऊपर है फिर वो ओवर टाइम है। अच्छा जो वर्ड स्टैंडर्ड लिखा हुआ है ना, इस पे बात होगा आपको बच्चों को एतराज हो जाता है कि जी तो स्टैंडर्ड लिखा हुआ था। देखिए स्टैंडर्ड जस्ट एक इंग्लिश का वर्ड है। अगर हम कहते हैं कि ऑफिस की टाइमिंग क्या है जी, ऑफिस का स्टैंडर्ड टाइम है 9 to 5, ये वो वेरिएंस वाला स्टैंडर्ड नहीं है, ये बस एक इंग्लिश का वर्ड है कि हमने एक रूटीन रखी हुई है कि 9 to 5 ऑफिस काम है। तो इसी तरह से उसी सेंस में स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर मंथ कि एक महीने में इतने घंटे काम नॉर्मल है, तो ये वो नॉर्मल ऑफिस आवर्स हैं जिनसे ऊपर ओवर टाइम होता है। तो 200 घंटे एक महीने में। अच्छा 250 लोग मिलकर टोटल आवर्स बताएं या एक बंदे के 200 आवर्स बताएं? कैसे बता? तो 250 लोग मिलकर टोटल 200 आवर्स नहीं होंगे तो एक बंदे के हैं। और एक यूनिट बनाने में एक्चुअली अभी 1.5 घंटा लगता है, जबकि जो लेबर का रेट है वो 42 रुपए है और जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं वो 75 रुपए है। ओवर टाइम दिया जाता है स्टैंडर्ड वेज रेट यानी जो बेसिक वेज रेट है उससे 75% ओवर एंड अबव। तो ये वो वाली बात आ गई ओवर एंड अबव। ये सेंटेंस ऐसे लिखा हो सकता था कि ओवर टाइम इज पेड एट बेसिक प्लस 75। तो ये जो प्लस 75 है वो 75% ओवर एंड अबव लिखा हुआ। मैनेजमेंट को फिक्र हो रही है कि किस तरह से हम एफिशिएंसी बेहतर करें ताकि हमारी कन्वर्जन की कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या होता है, लेबर भी होती है और ओवरहेड्स भी होते हैं, ओवरहेड्स भी होते हैं। तो मैनेजमेंट का कंसर्न है इस वक्त कि किस तरह से हम अपनी कन्वर्जन की कॉस्ट को कम कर लें। इसके लिए दो प्रपोजल्स हैं, दो ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 है और ऑप्शन 2 है। इनको करता हूं मैं भी सॉल्व। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 जब सॉल्व करूंगा तो इनको ज्यादा डिटेल से समझाऊंगा। अभी सिर्फ मैंने सवाल की समरी बताई है। सवाल की रिक्वायरमेंट में कहा हुआ है कि इवैल्यूएट द अबव ऑप्शंस इन कंट्रास्ट विद द एग्जिस्टिंग सीन, यानी जो एग्जिस्टिंग चल रहा है उसको भी इन ऑप्शन से कंपेयर करें और एडवाइस करें कि सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन, मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन कौन सी है। तो मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन मतलब ये होगा सवाल आगे नहीं, तो मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन बतानी है। अब ये सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग हो गई, तो हमें इन तीन ऑप्शंस में से चूज करना है कौन सी बेहतर है। किस तरह करेंगे फैसला? तीनों ऑप्शंस पे कॉस्ट निकालेंगे, सिर्फ लेबर कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट निकालेंगे। सवाल की रिक्वायरमेंट में ये नहीं लिखा कन्वर्जन कॉस्ट निकालें, लेकिन आपको सवाल के अंदर लेबर का डाटा भी दिया हुआ है और ओवरहेड्स का डाटा भी दिया हुआ है और ये भी फिक्र बताई है कि मैनेजमेंट की फिक्र है कि किस तरह से हम कन्वर्जन कॉस्ट कम कर लें। तो इससे आइडिया हो रहा है, तो हमें रिक्वायरमेंट में तीन ऑप्शन को सॉल्व करना है और हर ऑप्शन पे कन्वर्जन कॉस्ट निकालनी है। चलिए मैं करता हूं उसको सॉल्व। ऑप्शन 1 और 2 बाद में देखते हैं, पहले एग्जिस्टिंग करता हूं। एग्जिस्टिंग क्या है कि हम लोग बेसिक वेजेस भी दे रहे हैं और ओवर टाइम भी दे रहे हैं। 250 लोग हैं और हर बंदा महीने में 200 घंटे काम कर रहा है, ये ज्यादा कर रहा है? हर बंदा 200 घंटे काम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है? इधर देखें, बताया हुआ है, सब बताया हुआ है। नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने हैं, क्योंकि ओवर टाइम निकालना है ना। नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने हैं? 200 घंटे एक बंदे के और 250 लोगों के कितने हो गए? तो पूरे महीने में 50,000 घंटे नॉर्मल यानी 9 to 5 वाला नॉर्मल ऑफिस आवर्स कितने हैं? वर्कर्स एक्चुअली कितनी देर काम कर रहे हैं? वर्कर काम कर रहे हैं 40,000 फुटबॉल और एक फुटबॉल में एक्चुअली 1.5 घंटा लग रहा है, तो वर्कर 60,000 घंटे काम कर रहे हैं। अगर 60,000 घंटे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ओवर टाइम लग रहा है 10,000। तो बेसिक वेजेस पूरे 60,000 घंटे की कितने रेट है बेसिक वेजेस का? 42 रुपए जी। कितना हो गया? और जो 10,000 ओवर टाइम है इसमें ओवर टाइम प्रीमियम कितना दे रहे हैं हम? कितना कितना हो गया? कितना? नहीं ज्यादा हो गया। और वेरिएबल ओवरहेड्स इसका क्या मामला है? 75 पर आ रहा है। ये तो एक्चुअल आवर्स से होगा कि ये वही नॉर्मल वर्किंग आवर्स से होगा?
जितनी देर काम कर रहे हैं तो एक्चुअल आवर्स कितना हो गया? तो एग्जिस्टिंग हमें 40,000 फुटबॉल बनाना कितना कॉस्ट कर रहा है? कितना जी? 73-35,000। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग है, मुश्किल तो नहीं आता उधर ही ना। ऑप्शन वन में है कि वेजेस के लिए हम 72 रुपए पर यूनिट का एक रेट लाएंगे, यानी हम लोग पीस रेट सिस्टम लाने लगे हैं। समझिए ना, तो वेजेस हो जाएंगी 40,000 फुटबॉल और रेट कितना? अब पर यूनिट हो गया ना, तो मैंने यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना? 2880। अच्छा, क्योंकि यूनिट से मल्टीप्लाई करना था तो अब आवर्स की जरूरत नहीं पड़ी, तो ऑप्शन में आवर्स की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत है? निकाल दो लेबर, लेबर निकाल ली तो फिर लेबर आवर्स की क्या जरूरत है? वो तो बात सही है, लेबर निकल आई, फिर आवर्स की क्या जरूरत है? तो लेबर बेशक निकल आया, लेकिन हमें वेरिएबल ओवरहेड के लिए आवर्स की जरूरत है। वेरिएबल ओवरहेड नहीं 72 रुपए पर यूनिट हो गए, वो तो आवर्स के हिसाब से ही है, तो हमें आवर्स की जरूरत है। वेरिएबल ओवरहेड के लिए आवर्स की जरूरत है। वेरिएबल ओवरहेड है 75 रुपए इनटू आवर्स, पता नहीं, वर्किंग 2। अच्छा, ये बाद में भी किसी के ध्यान में आ ही जाना था, तो मैं पहले खुद ही आपके ध्यान में डाल देता हूँ। पहले एफिशिएंसी कितनी थी, अब कितनी होने लगी है? 78%। तो ये ध्यान में आ सकता है कि पहले 65% था, अब 78% होने लगा है। तो पहले अगर एक यूनिट को 1.5 आवर्स लगते थे, पहले 65% एफिशिएंसी थी, अब 78 पे जा रही है, तो पहले 65 था, अब 78, तो 65 से डिवाइड 78 से मल्टीप्लाई। नहीं, आप अगर इस तरह सोच के करेंगे, अच्छा पहले 65 था 78 हो रहा था, आप यकीनन यही करेंगे, ये सही नहीं, ये बात सही नहीं। 78% हो जाएगी एफिशिएंसी 65 से, तो एक नेचुरल रिएक्शन ध्यान में आएगा, अच्छा पहले 65 था, अब 78 है, तो पुराने से डिवाइड 9 से मल्टीप्लाई। पहले हम ऐसी यूनिटरी मेथड में ऐसे ही करते थे, तो ये ऐसे नहीं करना, ये ऐसे नहीं करना, क्योंकि आप और करें, आप एक्चुअल टाइम बढ़ा देंगे, इससे कम कर देंगे, बढ़ा देंगे। आप 70 ऊपर मल्टीप्लाई करें, 78 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आप एक्चुअल टाइम और बढ़ा देंगे, तो ये जज्बाती हरकत नहीं करें कि 65 से डिवाइड 78 से मल्टीप्लाई। लेबर एफिशिएंसी रेशो बताई थी एक, लेबर एफिशिएंसी रेशो, लेबर एफिशिएंसी का जिक्र है ना कि 65% से 78% हो जाएगा, तो उसके फार्मूले को इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी इस वक्त जो एग्जिस्टिंग एफिशिएंसी है, स्टैंडर्ड आवर्स या स्टैंडर्ड टाइम ओवर जो अभी एग्जिस्टिंग टाइम लगता है, जो एग्जिस्टिंग टाइम लगता है उससे एग्जिस्टिंग एफिशिएंसी है। अभी इस वक्त ये कितनी है, ये कितना है 1 पॉइंट, स्टैंडर्ड टाइम कितना है नहीं पता, नहीं पता, निकाल लेते हैं 0.65 इंटू 1.5 पॉइंट। रिवाइज्ड एफिशिएंसी क्या होगी, इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम ओवर। अच्छा, सर ने तो कोई और फॉर्मूला लिखा था, ये रिवाइज टाइम और एग्जिस्टिंग टाइम कहां से आ गया? देखिए मैंने ना ये कहा है कि अभी एक्चुअल टाइम इतना लगता है, अभी एक्चुअल टाइम इतना लगता है, मैंने एक्चुअल का वर्ड नहीं लिखा, तो अभी एफिशिएंसी रेशो ये है। जब रिवाइज हो जाएगा तो रिवाइज होकर एक्चुअल टाइम इतना हुआ करेगा, तो रिवाइज होकर एफिशिएंसी इतनी हो जाएगी। मैंने बस वर्ड बीच में से एक्चुअल निकाल दिया, वरना मैंने ये लेबर एफिशिएंसी रेशो ही नहीं की हुई है। तो ये है 0.78, ये 0.975 है। रिवाइज टाइम कितना होगा पता नहीं, तो यहाँ से रिवाइज टाइम निकल आएगा, नहीं जल्दी काम ना करो। हाँ अच्छा, 1 पॉइंट पहले कितना है, 5 है, 5 सही, 1.25, नहीं 0.975 है। रिवाइज टाइम कितना होगा पता नहीं, तो यहाँ से रिवाइज टाइम निकल आएगा, नहीं जल्दी काम ना करो। हाँ अच्छा, 1 पॉइंट पहले कितना है, 5 है, 5 सही, 1.25, नहीं 1.25। तो पहले लगते थे एक यूनिट पे 1.5 आवर्स, अब लगा करेंगे 1.25 आवर्स। अच्छा, अगर 1.25 लगा करेंगे जी, क्योंकि कह रहे हैं लेबर एफिशिएंसी इतने परसेंट से इतने परसेंट हो जाएगी, तो ये लेबर एफिशिएंसी की परसेंटेज। अगर लिखा था ना लेबर एफिशिएंसी 12% इंप्रूव हो जाएगी, तो और बात होती।
लेबर एफिशिएंसी की परसेंटेज इंप्रूव होना, बाय डिफॉल्ट टाइम कम लगना है, बाय डिफॉल्ट टाइम कम लगना है। टोटल रिवाइज्ड आवर्स हो जाएंगे 1.25 इंटू 40,000 फुटबॉल, कितना 50,000 नहीं यार, अच्छा चलो ठीक, सही कह रहे हो, 50,000 आवर्स कितना हो गया, 3750 2880 66, ये ऑप्शन 2 है, ये उधर ही ना समीर, ये पूरा हो गया कवर, चल इधर आने समीर, ऑप्शन 3 करता हूँ सॉल्व। ऑप्शन 3 पे ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 की वर्डिंग भी थोड़ी मुश्किल सी है, मैंने इसकी वर्डिंग और चेंज किया हुआ है, आई के पहले जो रिजल्ट सवाल था उसमें तो बहुत थोड़ा लिखा हुआ था, तो मैंने उसको और वाजे किया है। हम एक मंथली ग्रुप प्लान, ग्रुप बोनस प्लान दे रहे हैं जिसमें वर्कर को 48 पर आवर मिलेगा, पहले कितना मिलता था 42, अब हम उसको 42 से बढ़ा के 48 पे लेके जा रहे हैं, रेट बढ़ा रहे हैं उसका, और ये जो उसको पैसे मिलेंगे, ये जरा वर्डिंग बड़ी गौर से देखिएगा, बहुत मुश्किल सी वर्डिंग है, जो टोटल प्रोडक्शन उसने की है उसको 48 पर आवर मिलेगा, अच्छा 48 पर आवर फॉर टोटल आउटपुट, बस यहीं तक रुक जाता तो ये तो बात ही सही नहीं है, टोटल आउटपुट के लिए 48 पर आवर कैसे मिल सकता है, 48 पर आवर इनटू 40,000 यूनिट्स नहीं ना, 48 पर आवर है तो इनटू आवर चाहिए ना, अब वो आवर्स कैसे निकलेंगे, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड 1.4 आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, नो अदर पेमेंट विल बी मेड टू वर्कर्स, यानी जो है वो यही 48 है, और ये 48 भी कैसे मिलना है, ये 48 पर आवर है ना, तो उसको मल्टीप्लाई भी आवर से करना है, और वो आवर्स कैसे निकलने हैं, वो निकलने हैं फॉर टोटल आउटपुट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड 1.4 आवर्स पर यूनिट, यानी 40,000 फुटबॉल्स के लिए 1.4 पर यूनिट के मुताबिक जितने आवर्स लगने चाहिए थे, आप समझिए हमने अपने वर्कर से ठेका कर लिया, कभी अगर किसी को इसका इत्तेफाक हो ना, स्पेशली बॉयज को शायद ज्यादा अंदाजा होगा, गर्ल्स को भी हो सकता है, घर में कभी काम हुआ शायद आइडिया हो, नहीं तो कॉमन सेंस भी हो सकता है, अगर घर में, चलिए घर की मिसाल लेता हूं, अगर घर में एक कमरा बनवाना है, एक स्टोर बनाना है, और उसके लिए मजदूर मिस्त्री लेके आते हैं, मजदूर मिस्त्री कहते हैं कि हमारा ये काम 6-7 दिन लगेंगे और इतने का सामान लगेगा, और 6-7 दिनों की जो मजदूरी होगी वो देनी पड़ेगी आपको, हाँ 8 दिन भी लग सकते हैं, हम उससे अगर कहें कि एक दिन के कितने पैसे लगते हैं, ओके जी 3,000 तो हम लेंगे, चलो 3200 देता हूं तुम्हें, और बस 5 दिन के अंदर काम पूरा कर दो, मैं तुम्हें 5 दिन के 3200 पर डे के हिसाब से पैसे दे रहा हूं, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे तुम 3 दिन में करके चले जाओ, चाहे तुम 50 दिन तक काम करते रहो, तुम्हें 5 दिन के 3200 पर डे के हिसाब से पैसे मिलेंगे, इसको ठेका बोलते हैं कि ठेके पे काम हो गया। अब इसमें मैंने अपने मिस्त्री के साथ डील किया कि मैं तुम्हें 5 दिन के 3200 पर डे के हिसाब से पे करूंगा, एक्चुअली चाहे वो 4 दिन में काम खत्म करके चला जाए, एक्चुअली 2 दिन में काम खत्म करके चला जाए, मैंने सिर्फ 5 दिन का 3200 पर डे तय कर लिया, ये मैंने ठेका कर लिया, ये मिसाल समझ आई। तो इसी तरह से हमने अपने वर्कर से ठेका कर लिया कि एक फुटबॉल के लिए 1.4 के बस इतना टाइम लगना चाहिए, इसके पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, अब चाहे तुम एक्चुअली 1 आवर्स में फुटबॉल बना दो, चाहे 3 घंटे में फुटबॉल बनाओ, तुम्हें एक फुटबॉल के 1.4 आवर्स के पैसे मिलेंगे, तो कितने घंटों के पैसे मिलेंगे फिर 40,000 फुटबॉल इंटू 1.4, इतने घंटों के हमने उनको पैसे देने हैं, और पैसे देने किस रेट पे है, ये तय हुआ है, कितनी वेजेस होगी 26 28 26 88 26 88, हम उसको 1.4 के साथ पैसे देंगे, हम उसको 1.4 के साथ पैसे देंगे, चाहे वो 2 घंटे लगाए, 4 घंटा लगाए, यानी हम इतने घंटों के पैसे दे रहे हैं। अच्छा एक्चुअली कितने घंटे लगे होंगे लाजमी, उसकी मर्जी है, वेरिएबल ओवर किन घंटों के हिसाब से होंगे, जितने का ठेका एग्री किया है या जितने घंटे एक्चुअली लग रहे होंगे, जितने एक्चुअली लग रहे होंगे, तो एक्चुअली कितने नहीं लगे, एक्चुअली कितने लगे, उसने कहा है कि इसकी वजह से जो ओवर टाइम पहले लगा करता था अब वो 60% कम हो जाएगा, पहले कितना लगा करता था 10,000, अब कितना लगेगा, इसका मतलब है कि अब 54,000 आवर्स काम होगा, ओवर टाइम तो नॉर्मल आवर्स से कंपेयर होगा ना, तो अब अगर ओवर टाइम 4 रह जाएगा इसका मतलब 54,000 आवर्स काम होगा, तो ओवरहेड्स इन 54,000 आवर्स के आएंगे, वर्किंग 3 दोबारा, ओवर टाइम होते क्या है, जो नॉर्मल घड़ी के आवर्स से ज्यादा लग रहे हैं ना, तो नॉर्मल हमारे 50,000 है, अगर ओवर टाइम 4,000 घंटे होगा तो इसका मतलब है कि टोटल काम 54,000 आवर्स होगा ना, ये तो घड़ी वाले 9 to 5 जॉब वाले आवर्स हैं,
ये तो है कि पूरे महीने में कितने घंटे नॉर्मल ऑफिस आवर्स हैं, इसका प्रोडक्टिविटी से ताल्लुक नहीं है, ये तो घड़ी के आवर्स हैं कि 9 to 5 जॉब के हिसाब से कितने घंटे होते हैं। ओवर आवर्स, ओवर टाइम इससे ज्यादा वाले जो होते हैं। तो इतने नॉर्मल 9 to 5 वाले आवर्स, इतने ओवर टाइम, तो इसका मतलब एक्चुअली इतने आवर्स लगेंगे। जब एक्चुअली इतने लगेंगे तो वेरिएबल ओवरहेड भी इतने आवर्स के आएंगे। 40-50 हज़ार 6। चलो बस इतना सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 4 आप करके आइएगा। अच्छा इसमें ना अब ये 2 क्लासेस में चला खत्म हो जाएगा चैप्टर। इसमें अब आसान सी चीज है, एक तो डबल एंट्रीज बतानी है, सिंपल सी है, आप डबल एंट्रीज पहले पढ़ चुके हुए हैं, डबल एंट्रीज वाले चैप्टर हमने पढ़ लिया हुआ है। आप एक मेहरबानी ये करिएगा कि कल वाली क्लास से पहले जो डबल एंट्रीज वाला चैप्टर बताया था मैंने, वो शुरू में प्रोसेस से पहले पहला ही पेज इंटीग्रेटेड सिस्टम वाला देख लेना, उसमें लेबर की 3 एंट्रीज लिखी हुई थी मैंने, वो बस एक दफा नजर से गुजार लेना। मैंने 3 एंट्रीज लेबर की लिखी थी, वो एंट्रीज दोबारा देख लीजिएगा। वही 3 एंट्रीज करूंगा, बल्कि एक को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा और एक एंट्री शायद और कर दूंगा। तो वो जो इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर मैंने 3 एंट्रीज लेबर की लिखी हुई हैं, उन पे नजर मार लीजिएगा, वही मैंने दोबारा बतानी है और उनको थोड़ा सा और बढ़ा के बताना है, तो वो एंट्री है। इसके अलावा जो मैंने इंसेंटिव सिस्टम्स, इंडिविजुअल बोनस प्लान और ग्रुप बोनस प्लान लिखे थे, और इसके अलावा 3 और लिखे थे, वो 3 बस ज़बानी बताने, वो अभी भी ज़बानी बता सकता हूं, लेकिन मेरे ख्याल में क्लास ज्यादा लंबी हो गई है, बल्कि नहीं ज़बानी बताने बता देता हूं, हो गई लंबी क्लास। ज़बानी बता देता हूं। प्रॉफिट शेयरिंग क्या लगता है नाम से? ये आपने ना काम ही किया हुआ इंट्रो के अंदर, इंट्रो एफआर में किया हुआ है। कहां किया हुआ है? कुछ सवाल होते थे जिनमें लिखा होता था कि जो मैनेजर है उसको सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा 10% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस तरह के पॉइंट्स होते थे एफआर में, सिंगल एंट्री में इस तरह के पॉइंट्स होते थे, या इंट्रो में आपने पार्टनरशिप में इस तरह के पॉइंट देखे होंगे। इस तरह के पॉइंट आप पढ़ चुके हैं, वो प्रॉफिट शेयरिंग प्लानिंग होता था। हो गया, हो गया ये। और क्या था? शेयर स्कीम्स की। इसकी कैलकुलेशन आपके लेवल की चीज नहीं है, ये आपको कैलकुलेशन के हिसाब से समझ आएंगे जब आप बड़े हो जाएंगे और CFA 1 में IFRS 2 है, ये तब जाके समझ आएगा। तो ये शेयर स्कीम ज़बानी तरह बता देता हूं कि वर्कर्स को लालच ये दी जाती है। 2 तरह की बात हो सकती है, या तो ये हो सकती है कि तुम अच्छा काम करो, हम देखेंगे इस साल तुमने अच्छा काम किया कि नहीं किया। अगर अच्छा काम किया तो हम तुम्हें अपनी कंपनी के शेयर्स मार्केट में मिलते हैं, उस दौर में साल बाद तकरीबन 50 रुपए का तो शेयर मिल रहा होगा, तो मैं तुम्हें ऑफर करता हूं मुझसे तुम 10 रुपए खरीद लेना। ये भी स्कीम हो सकती है। फिर इसके अलावा हो सकता है हम अपने वर्कर्स को कहें कि 3 साल का तुम्हें टाइम दे रहे हैं, अगर इन 3 साल में तुमने अच्छा परफॉर्म किया तो तुम्हें हम 500 शेयर्स मुफ्त दे देंगे। ये शेयर स्कीम्स हैं और इनकी कैलकुलेशन कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं है। और पांचवी क्या चीज थी? हाई डे रेट सिस्टम। हाई डे रेट सिस्टम ये होता है कि वर्कर को, ये डे रेट मतलब ये जो होता है ना, इतने रुपए पर आवर, तो दिन के 8 घंटे हैं, अगर 100 रुपए पर आवर है, दिन के 8 घंटे तो 800 पर डे हो गया ना, तो ये उस लिहाज से डे रेट का हुआ है। हाई डे रेट सिस्टम ये होता है कि इसमें वर्कर को कहते हैं कि तुम्हारा रेट तो 100 रुपए पर आवर है और तुमने रोज के 100 यूनिट्स बनाने ही बनाने, ये तुम्हारे लिए जॉब कंफर्म है। हाँ, जिस दिन तुम्हें 100 यूनिट से ज्यादा बनाने का दिल करे, 150 तक बना लो ना, तो हम तुम्हारा रेट 100 पर आवर से 150 पर आवर कर देंगे। अच्छा रेट है पर आवर, लेकिन अगर एक सर्टेन लेवल मीट कर लेता है तो उसको हायर रेट कर देंगे। हाँ, यूनिट के ऊपर थ्रेशोल्ड लगा दिया। दोबारा सुनिए, अगर एक वर्कर का रेट है 100 रुपए पर आवर और उसकी ड्यूटी है, देखिए 100 रुपए पर आवर अगर पैसे दे रहे हैं तो उसको मिनिमम प्रोडक्शन भी कहते हैं, ये ना कि सारा दिन आके बैठा सूखे लगा के चला गया 100 रुपए पर आवर लेंगे, नहीं, उसको टाइम का भी काम का भी टारगेट मिलता है। तो अगर किसी वर्कर को हमने कहा है 100 रुपए पर आवर तुम्हारा रेट है और रोज के तुमने 20 यूनिट जरूर बनाने, इससे कम बनाओगे तो नौकरी से निकाल देंगे। सारे वर्कर को इंसेंटिव ये देते हैं कि रेट तो तुम्हारा 100 रुपए पर है, लेकिन अगर तुमने 20 की बजाय 30 यूनिट्स बना लिए तो तुम्हारा रेट हम 100 से बढ़ा के 130 पर आवर कर देंगे, और जिस दिन 30 यूनिट्स नहीं बनाए उस दिन तुम 100 रुपए पर आवर लेके जाना। तो हाई डे रेट सिस्टम का मतलब है कि एक यूनिट्स का एक लेवल दे देते हैं उसको कि अगर उतनी प्रोडक्शन कर ली तो उसका पर आवर रेट बढ़ा देंगे। ये हाई डे रेट सिस्टम है। और बस खत्म। नहीं सजा है, लो डे रेट ये सिर्फ ये हो सकता है कि सजा मिल जाएगी। तो आपने अब करना यह है कि क्वेश्चन 4 करके आना है, और अगली क्लास में मैंने एंट्रीज बता के तो लर्निंग कर सिखाना है। सही बुखारी में रिवायत है, मैं जिम्मेदारी वाले चैप्टर पे कर रहा हूँ, और ये जो लोग इस कमरे में बैठे हुए हैं कैमरामैन समेत, ये उनके लिए बड़ी अच्छी एप्लीकेबल है, मेरे लिए भी है, और आप लोग भी कल को जब प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे। सैयदना अब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुलाम, अब उस दौर में गुलाम होते थे, अब गुलाम का कॉन्सेप्ट तो नहीं, बांदी गुलाम अब नहीं होते, लेकिन जो गाइडेंस है वो गुलाम ना चाहिए, चलो एम्प्लॉय पे लगा लेते हैं। एम्प्लॉय इज नॉट इक्वल टू गुलाम, गुलाम और चीज थी, बांदी और चीज थी, लेकिन ये जो तारीफ आ रही है ये एम्प्लॉय पे भी आई बिलीव लग जाएगी। तो गुलाम जो अपने मालिक की खैर ख्वाही करता रहे, यानी एम्प्लॉय जो अपने एम्प्लॉयर तनख्वाह तो ले रहा है, लेकिन वो साथ साथ ये भी करे कि अच्छा ये इदारा मुझे तनख्वाह दे रहा है तो मैं इसके लिए और अच्छा करूं, इसके लिए अच्छा सोचे, सिर्फ अपनी सोच अपनी तनख्वाह तक मत रखे, अगर उस एम्प्लॉयर के लिए भी अच्छा सोचे। तो गुलाम जो अपने मालिक की खैर ख्वाही करता रहे और अपने रब की इबादत भी तमाम हुस्न खूबी के साथ करे तो उसे डबल सवाब मिलता है। यानी अगर कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट में है और अपनी तनख्वाह के बकदर तो काम कर ही रहा है, लेकिन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा सोच रहा है, खैर रख रहा है, वो काम जो नुकसान पहुंचाता है वो नहीं करता, वो काम जो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचाता है वो करता है, तो उसको इस पर भी सवाब मिल रहा होगा। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।